हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टाइल नोट्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण, मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट। स्टूडेंट्स, मैं चैप्टर फर्स्ट अपनी पिछली 2 वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 को देखते हैं कि अम्ल, क्षारक एक लवण, इनकी पहचान भी कैसे करेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे। देखते हैं कि अम्ल वे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं। H प्लस मतलब कि मैंने कोई एग्जांपल दिया, पहले शॉर्टकट में समझते हैं इन तीनों को, कि वे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो क्षारक होते हैं OH माइनस देने वाले क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। और सोल्ट मतलब कि हमारे पास जो H प्लस और OH माइनस ना दे। ध्यान से समझना, अम्ल क्या बताया मैंने? वे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं। क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो OH माइनस आयन देते हैं। लवण क्या होते हैं? जिन पदार्थों में मतलब कि ना तो H प्लस हो ना ही OH माइनस हो, वे जो ना देते हो वे क्या कहलाएंगे? लवण कहलाते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अम्ल को हम तीनों डेफिनेशनों को समझेंगे इस टॉपिक में। आज ये क्लियर करेंगे। ये देखते हैं अम्ल को, जिसको हम इंग्लिश में एसिड भी बोलते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट हैं अम्ल के, इनको समझेंगे। ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। मतलब कोई कंपाउंड है हमारे पास, यौगिक है, जैसे H2SO4, HCl, तो जो उनको अगर हम आयनों में तोड़ने लगे वो चीज़ H प्लस में देंगे और दूसरा कोई माइनस वाले देंगे। तो हमारे पास जो प्लस वाला होगा वो H प्लस होगा। क्लियर? दूसरा क्या है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब जैसे स्वाद में खट्टे क्या होते हैं? जैसे इमली हुई, कच्चा आम हुआ, दही हुई, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी ये पदार्थ होंगे वे हमारे अम्ल कहलाते हैं। तीसरा, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अब नीला लिटमस को लाल में कैसे बदलते हैं? मान लीजिए एक हमारे पास लिटमस पेपर होता है। अब वो नीला लिटमस है हमारे पास, नीला मतलब नीले कलर का पेपर है। अब नीले कलर का पेपर, जैसे नींबू होता है, नींबू देखा होगा आपने, उसको काट लो। काटने का मतलब क्या है कि अब उस पर नीले लिटमस लगा दीजिए। जहाँ तक आप नीले लिटमस लगाओगे वो आपको नीले से लाल हो जाना है, जहाँ तक भी वो भीगेगा। मतलब कि जिसमें भी नींबू में जितना वो कवर हुआ, उस कवर होने पर जो भी नीला कलर होगा वो लाल में बदल गया, तो वो समझ जाना कि वो कंपाउंड कैसा होगा, वो क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, ये तीनों को मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पे समझा भी दिया। अब हम इनको प्रैक्टिक वैसे देखते हैं एग्जाम्पल तौर पे। देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। एसिटिक अम्ल CH3COH, जिसका दूसरा नाम एथेनोइक अम्ल या सिरका। ठीक है, ये सब रासायनिक नाम क्या, ठीक। अगला देखते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये सब क्या है स्टूडेंट्स? सब ये H प्लस देने वाले हैं, H प्लस आयन देते हैं। जिसमें HCl को तोड़ोगे, ये तोड़ने वाला मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना, कक्षा आयनों में बांटना। तो वो चीज़ मैंने सब कुछ आपको, ये मैं आपको समीकरण के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आपको मैंने 50 नाम ऐसे महत्वपूर्ण रासायनिक व व्यापारिक नाम आपको करा रखे हैं, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है। ठीक, क्योंकि स्टूडेंट्स ये नाम आपको जानने जरूरी हैं। ये आगे तक नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में, जिससे अगले भी मतलब, तो हर चैप्टर में यूज़ होंगे। तो समीकरण से हम समझेंगे कि H प्लस आयन कैसे देते हैं। जैसे HCl है, HCl को हमने तोड़ेंगे, आयनों में तोड़ा, वितरित करा। तो जब हमने आयनों में तोड़ा तो HCl H में टूट गया आयन, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो जब H प्लस आयन दे रहा है तो वो कंपाउंड क्या होगा? HCl अम्ल होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हम देखते हैं HNO3 वाला। HNO3 को जब हम आयनों में तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस NO3 माइनस, मतलब तो ये H प्लस दे रहा है, तो जो कंपाउंड H प्लस देगा वो क्या कहला जाएगा? अम्ल। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है ना। अब H2SO4 है, इसको आयनों में तोड़ेंगे, H हमारे पास 2 है, मतलब 2H, H का आयनों में टूट गया, H प्लस दे रहा है, प्लस SO4 माइनस के 2 होता है सल्फेट। ये नाम बनाने भी मैंने आपको समझा रखे हैं। जो वीडियो आपको बता रहा हूँ वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज को समझ सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे कि CH3COH, जिससे CH3COO माइनस प्लस H प्लस होता है। ये भी H प्लस दे रहा है, तो H प्लस दे रहा है तो CH3COH। क्लियर है? तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। इस तरीके से आप, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा जो H प्लस आयन देने वाला होता है। सेकंड देखेंगे
ये स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब स्वाद में कैसे खट्टे होते हैं, तो दैनिक जीवन में आप कुछ भी चीज़ यूज करते हो, मतलब कि जैसे कच्चा आम देखते हैं यहाँ पे, कच्चा आम, इमली, नींबू, दही आदि ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो स्वाद में हमें कैसी लगती है, खट्टी लगती हैं, तो वे क्या कहलाई जाती हैं, अम्ल कहलाई जाती हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अब नीला लिटमस फॉर एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, जैसे नींबू है, और एक नींबू क्या है, कटा हुआ है। नींबू क्या है, कटा हुआ है। वो नींबू ऐसा कटा हुआ है कि मैंने यहाँ पे, ये नींबू है हमारे पास कटा हुआ। अब मैं लिटमस पेपर लिया, एक हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, लैब में होते हैं। लिटमस पेपर की कंडीशन ऐसी होती है कि वो नीले कलर का, मैंने एक पेपर लिया ऐसे ही और पेपर की कटिंग ऐसे कर दी, ठीक है ना, और उसको मैं यहाँ पे भिगो रहा हूँ। जब मैंने जितना भिगो दिया लिटमस पेपर को, कि नींबू में जितना वो भीग गया, इतना वो मान लीजिए भीग गया, तो वो नीले कलर का था। अब जितना वो भीगा नींबू के पानी में, तो वो क्या हो गया, लाल। इससे हमारी पहचान हो जानी कि नीला लिटमस लाल में बदल गया, तो वो क्या है, हमारे पास अम्ल होगा। क्लियर। ये चीज़ समझ समझ के नोट करना है स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम आगे देखते हैं कि आपको अम्ल की सारी कंडीशन ने आपको तीनों पॉइंट्स के बारे में समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब अम्ल की एक छोटी सी नोट आपको मैं बता दूं कि जैसे हमारे पास दो कंटेनर है, मतलब दो बर्तन ले लिए। अब उस दो बर्तन में जैसे मैंने अम्ल है, H2SO4 तो सुना ही आपने, अभी लिखवाया। ये गंधक का अम्ल होता है, मतलब तेजाब, प्योर शुद्ध, प्योर जो तेजाब होता है, तो प्योर तेजाब को हम H2SO4 गंधक का अम्ल बोलते हैं। मैंने 50 ग्राम ले लिया ये, या 100 ग्राम ले लिया। 100 ग्राम मैंने गंधक का अम्ल इसमें ले लिया एक बर्तन में। लेने के बाद 100 ग्राम मैंने H2SO4 तो ले लिया यहाँ पे, और 100 ग्राम ही मैं यहाँ पे इसमें ले लूँगा, 100 ग्राम H2SO4। अब इसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, यहाँ पे भी 100 ग्राम H2SO4 मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसमें मैंने जल मिलाना है। अब जल मिलाऊंगा, तो मैंने जल लिया, एक में तो मैं इसकी मात्रा से कम लूँगा। मान लीजिए मैंने 50 ग्राम ले लिया, कितना ले लूँ, 50, 60, 70, लेकिन 100 से कम ही है। एक में मैंने 100 से ऊपर ले लिया। जल कितना ले लिया, जल ले लिया मैंने इसमें 200 ग्राम या 150 ग्राम। समझ में आ गया। तो एक में तो मेरी जल की मात्रा अधिक है, एक में कम है, लेकिन ये दोनों बराबर में है। तो ऐसी कंडीशनों में अम्ल है तो यो भी और ये भी, लेकिन अब अम्ल को दो प्रकार में बांटा गया है। अब देखते हैं अम्ल की मात्रा के, जिसको हम 1%, एक को सांद्र भी बोलेंगे, एक को हम सांद्र और एक को तनु। अब सांद्र और तनु में क्या कंडीशन है कि सांद्र में जो अम्ल होता है, सांद्र में अम्ल मतलब हमारे पास अम्लित है H2SO4, वो तो अधिक मात्रा में होगा, ठीक है ना। और जो तनु हैगा हमारे पास, सॉरी जल हैगा, वो कम मात्रा में है। मतलब ज़्यादा है तो ऊपर को, कम है तो नीचे को, मैंने चिन्ह से बता दिया। यहाँ पे अगर तनु की बात करता हूँ, तनु डाइल्यूट होता है, ये सांद्र कंसंट्रेटेड होता है। तो तनु डाइल्यूट है, जिसमें अम्ल कम मात्रा में होगा और जल अधिक मात्रा में होगा। बात आ गई समझ में। इस तरीके से मैंने आपको शॉर्टकट में समझा के डेफिनेशन अभी बता रहा हूँ। अम्ल क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक सांद्र में और एक तनु में। तो ये वाला डिब्बा जिसमें 100 ग्राम तो जल है, 100 ग्राम H2SO4 है, तो लेकिन इसमें कम जल मिला हुआ है, तो ये तो अम्ल है। अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की कम है, तो अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की कम है, तो ये क्या बन गया, सांद्र। और ये क्या बन गया, तनु। क्लियर है। अब जब हम देखते हैं इनके डेफिनेशन को समझेंगे, पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास यहाँ पे देखेंगे सांद्र अम्ल, तो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, CONC लिखा, जब लैब में आपको मिलेगा ना तो CCO पे CONC डॉट एसिड लिखा होता है लैब के अकॉर्डिंग। तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है। अल्प मतलब थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में। तनु क्या होता है, तनु अम्ल जिसमें डाइल्यूट एसिड होता है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है। क्लियर है। अम्ल तो यहाँ पे क्या है, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, और जल अधिक मात्रा में। यहाँ पे क्या है, अम्ल अधिक मात्रा में है और जल अल्प मात्रा में, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये समझा रखा है। अम्ल क्या है, सांद्र होता है, और तनु अम्ल अधिक मात्रा में, जल कम मात्रा में। अम्ल कम मात्रा में, जल अधिक मात्रा में। अधिक के लिए ऊपर को
और कम के लिए नीचे को डाउन किया हुआ है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपने समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो विलयन बनता है, विलयन मतलब विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। अब विलय तो कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है, तो इन दो चीज़ों से हमारा मिलकर बना होता है, वो मिलकर क्या बनता है? विलयन। अब विलयन दो चीज़ों से मिलकर हुआ, एक तो क्या है, अम्ल है और एक जल है। अब कौन सा कम मात्रा में कौन सा अधिक मात्रा में आपको पता चल जाना चाहिए, तो विलयन सांद्र विलयन होगा या तनु विलयन होगा। तो विलयन का मतलब होता है जैसे चीनी में अपने पानी में चीनी मिला दी तो शरबत बन जाता है, वो विलयन घोल, उसको क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ऐसे तो कम मात्रा में अधिक मात्रा में क्या होता है, एक तो कम मात्रा में उसे विलय बोला जाता है, अधिक मात्रा वाले को विलायक बोला जाता है। दोनों से मिलकर जो बनता है उसे विलयन बोलते हैं। तो वो विलयन सांद्र भी हो सकता है और तनु भी हो सकता है, वो आप डिपेंड करोगे अम्ल और जल से। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना, ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई होगी तनु और सांद्र के लिए। अब बात करते हैं हम आगे क्षारक की। क्षारक मतलब बेस, इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है। एक स्टूडेंट्स, मैं आपको ये अभी एक क्षारक बेर बेर क्यों बोल रहा हूँ, क्षारक का मतलब एक क्षार भी होता है, ठीक है ना, एल्काली बोलते हैं उसको, लेकिन क्षारक अलग चीज़ है और क्षार अलग चीज़ है, उसको भी समझेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले अम्ल आपने समझ लिया, उसके बाद आपको क्षारक समझाते हैं। क्षारक क्या है? ये जलीय विलयन में OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये तीसरा, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आपको एक सबसे पहले छोटी सी क्वेश्चन बताता हूँ, जब बोर्ड में एग्जाम में कि आपकी तुम्हारे पास अम्ल और क्षार में तुलना आएगी, तो आप 3 पॉइंट ये हैं और 3 पॉइंट मैंने अम्ल के लिखवाए, तो तुलना के लिए मतलब कि एक साइड भी लिख देना, एक साइड भी लिख देना। क्लियर है? और डेफिनेशन आने लगी तो डेफिनेशन पर आप ये चीज़ लिख सकते हो आराम से कि इनको है ना, कि ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ये अम्ल के उल्टे ही होते हैं, अपोजिट। तो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, तीनों समझ में आ गए होंगे। अब इन तीनों को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अम्ल को समझा था। देखते हैं OH माइनस वाले, जो OH माइनस, तो OH माइनस वाले एग्जाम्पल रखेंगे। पहला पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्योंकि ये वाला कंपाउंड OH माइनस देगा, तो ये वाला कंपाउंड जब OH माइनस देगा तो ऐसे कंपाउंड क्या कहला जाएंगे, ऐसे पदार्थ क्या कहला जाएंगे? क्षारक कहला जाएंगे। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस, ये सब नाम बनाने में मैंने आपकी वीडियो में बता रखे हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्लियर? इन नाम को हम आयनों में तोड़ना देखेंगे कि हम नाम के, इनके जो रासायनिक नाम है, इनके सूत्र हैं, रासायनिक सूत्रों को हम आयनों में तोड़ेंगे। समीकरण के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, जैसे NaOH है। अब NaOH को हमने तोड़ा यहाँ पे आयनों में, तो Na पे तो हो गया प्लस का, आवेश निकालने मैंने बता रखे हैं आपको। जैसे OH माइनस Na पे प्लस का हो गया और OH पे हो गया माइनस का 1, इस पे प्लस के 1, तो ये चार्जेस होते हैं। अब चार्जेस यो क्या दे रहा हमें, जो पदार्थ OH माइनस देगा क्या कहला जाएगा? क्षारक। तो ये क्या कहलाएगा? क्षारक। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, तो KOH को क्या बोल देंगे? K पे होता है प्लस के 1 और OH पे होता है माइनस के 1। क्लियर? ये चार्जेस आपको पता भी होने चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तीसरा MgOH की होल ट्वाइस, MgOH की होल ट्वाइस, ये 2 कहाँ से आया होगा? यहाँ से तो आया होगा। ये प्लस के 2 है और ये माइनस के 1 है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है। तो Mg पे तो प्लस के 2 चार्ज और प्लस OH पे कितना चार्ज हो गया? OH हमारे पास 2 हैं, तो 2 मैंने स्टार्टिंग पे लगा दिया, OH पे माइनस के 1 चार्ज। तो ये चीज़ अकॉर्डिंग हमारे पास समझ में आ गई होगी कि तो OH पे माइनस के 1 चार्ज, जो OH माइनस देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिए। जैसे NH4OH का है, तो NH4 पे प्लस के 1 और OH पे माइनस के 1, तो ये भी OH माइनस देगा। तो जो OH माइनस देते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब कि क्षारक कहलाते हैं। ठीक। अब जो दूसरा देखते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे कड़वे होते हैं? जैसे आंवला, हरी मिर्च तीखी होती हैं, जो तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। दैनिक जीवन में जो उदाहरण है, आंवला, हरी मिर्च, साबुन, साबुन में NaOH होता है, तो साबुन में NaOH होता है, साबुन भी एक हमारे पास क्षारक का ही काम करता है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब साबुन में NaOH पाया जाता है तो डिपेंड करेंगे हम, और साबुन क्या है
कि वो जल में भी घुल जाती है। पहली बात ध्यान से सुनना कि एक तो साबुन जल में घुल जाती है, जैसे हरी मिर्च है, हरी मिर्च को पानी में डाल दो तो उसका कुछ होने का तो नहीं, लेकिन अगर साबुन को जल में डाल दो तो वो घुल जानी है। मतलब जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें हम क्षार बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलनशील भी होते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। तो साबुन जो है वो क्षार भी है और क्षारक का भी है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गई। लेकिन ये पदार्थ क्षारक है। क्लियर। ऐसे हम कंपाउंड को समझ में आ गया हमारे पास। ये दूसरी कंडीशन हमारे पास साबुन, दूसरा एग्जांपल तो क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा देखते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब हमारे पास लाल लिटमस को नीला करने के लिए क्या है, जैसे साबुन है, साबुन मैंने एक बना दी यहाँ पे, साबुन का एक टिक्की है ये। अब लाल लिटमस को नीला करना होता है। हमारे पास साबुन है जो कि हमने आपको बता दिया क्षार भी है और ये क्षारक भी है, दोनों के तरीके से काम कर सकते हैं। इसको दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। क्लियर। इसका मैं अभी लिखवा दूंगा, ये आगे बोल दूंगा कि हाँ भाई क्षार किसे कहते हैं, क्षारक। सबसे पहले इसको देखते हैं, लाल लिटमस को नीला करना। अब मेरे पास एक लाल प्रकार का लिटमस है, मैंने पेपर को इस तरीके से भिगोया, यहाँ पे साबुन पर रख दिया, तो ये पेपर जो है इस पर मोड़ने पे मैं पता चला कि ये इतना साबुन पे कवर हो गया। जब इतना साबुन पे कवर हो गया तो यहाँ पर आकर नीला लिटमस क्या होगा, सॉरी लाल लिटमस क्या होगा, लाल लिटमस ये क्या होगी कंडीशन, इतना पेपर नीला हो गया। तो आपको पता चल जाना है कि ये क्या है, साबुन क्षार होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पहचान हो जानी लाल लिटमस को नीला करना है। ये लाल लिटमस लैब में मिल जाते हैं। आगे देखेंगे, देखते हैं कि हमारे पास हमने आगे जो क्षार बताया था, क्षार क्या है कंडीशन, एल्काली बोलते हैं इसको, जो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। तो आपको साबुन का एक एग्जांपल देके समझाया था अभी, साबुन को क्षार या क्षारक भी कहते हैं। क्लियर है ना। अगर हरी मिर्च हुई या हमारे पास क्या हुआ, आंवला हुआ, तो वो चीज़ पानी में नहीं घुलते, लेकिन जो चीज़ पानी में घुल जाती है क्षारक वाली, उसको हम क्षार कहते हैं, जैसे साबुन। क्लियर। अब एक बात और समझते हैं बड़े ध्यान से, मेरे पास अम्ल है और एक क्षार है, मुझे नहीं पता कि वो अम्ल है या क्षार है, लेकिन हाँ अम्ल, मेरे पास दो चीज़ें हैं। मान लीजिए एक पेपर पे बताता हूँ आपको कि ये मेरे पास मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया, पदार्थ दे दिया, मिश्रण बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, लिक्विड बोल दिया, द्रव हैगा। अब एक द्रव और ले लिया, इनमें से एक अम्ल है और एक क्षार हैगा। ये अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी, ये अम्ल भी हो सकता है, ये क्षार भी हो सकता है। पहचान कैसे करेंगे, अब इनकी पहचान हम ये तो है नहीं कि टेस्ट करके करेंगे, या हमारे सामने वो नींबू है या हमारी आकृति को देख के हम पता लगा रहे कि हमारे नींबू है, खट्टा है, क्या अम्ल होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे लैब में गए, लैब में लिक्विड रखा है, एक द्रव रखा, या घर पे भी कुछ भी, तो उसको बिना चखे हुए, क्योंकि लैब में पता नहीं कुछ भी चीज़ है तो केमिकल कुछ भी पॉइजन बन सकते हैं तुम्हारी बॉडी के लिए। तो वो कंडीशन क्या है, बिना चखे हुए तुम्हें बताना। हाथ लगाओगे तो हाथ शायद जल भी सकता है, केमिकल हो सकता है तो जला सकते हैं। तो ना तो तुम्हें हाथ लगाना होता और ना ही इसको टेस्ट करना होता है। तब तुम उनको पहचान कैसे करोगे कि वो अम्ल है या क्षार है। तो उन चीज़ों के लिए हमारे पास सूचक बनाए हुए, ठीक है ना। तो वो सूचक क्या है, इंडिकेटर बोलते हैं इसको। इसको समझेंगे। क्लियर है ना, क्यों पढ़ाया जा रहा है सूचक ये, कि जिनको हम ना तो हाथ लगा के मतलब छूकर, या फिर ना हमको उसको स्वाद अनुसार टेस्ट करके, हम उन दोनों का हम पता नहीं लगा सकते, उनको हम देखना नहीं होगा हमें इस तरह से। तो हमें बिना छुए हुए और बिना मतलब टेस्ट किए हुए हमें पता लगाना होता है। वो किससे करेंगे, सूचक से। तो सूचक क्या है, वे पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्लीय क्षारक होने की प्रकृति का पता लगाते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। सावधानी, हमें इन्हें छूकर या टेस्ट करके नहीं बताना होता है। ठीक है ना, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, ये नोट है तुम्हारे लिए, मतलब सावधानी होनी चाहिए इस चीज़ की। सूचक क्या है, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब हम तीन तरीके से होते हैं। प्राकृतिक सूचक के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, और तीसरा गंधीय सूचक। तो हम तीनों को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। सूचक को हम कैसे, मतलब कि ऐसे, ये तो आपके लिए मैजिक भी हो सकता है कि हाँ हम किसी चीज़ को ना भी छुएं, ना हम उसे मतलब टेस्ट करें, तो आपको उनको पता कैसे चलेगा। तो हम वहाँ इन तीन चीज़ों से हम समझेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम प्राकृतिक सूचक को देखेंगे। प्राकृतिक सूचक क्या है, वे सूचक जो प्रकृति या पौधों में पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, लौंग है, प्याज है, हल्दी, वनीला, कुछ विशेष पौधे,
फूल की पंखुड़ियाँ, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, तो इनकी पहचान हम प्राकृतिक सूचक के उससे करते हैं। जैसे मैं आपको प्राकृतिक सूचक को एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हल्दी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि जैसे हल्दी है, मैं इस पर समझा देता हूँ। एक हल्दी है, अब हमने हल्दी पे दो अम्ल माने थे ये वाले, कि ये मतलब कि ये द्रव है, अम्ल भी हो सके क्षार भी, ये अम्ल भी हो सके क्षार भी। तो दो द्रव में से मैंने एक को हल्दी के पास लेके गया, मैंने अम्ल भी हो सके और क्षार भी हो सके। मान लीजिए मैंने उसे अम्ल मान लिया, तो अगर हल्दी को मैं अम्ल के पास लेकर आया तो हल्दी पीले कलर की नज़र आनी है, पीला कलर होगा हल्दी का। लेकिन अगर हल्दी को मैं क्षारक के पास लेके गया तो वो उसका लाल कलर होगा उसमें। आपने समझी बात को, कि हल्दी का जब अम्ल के संपर्क में आएगी वो पीली होगी, और हल्दी क्षारक के संपर्क में आएगी तो कैसी होगी, लाल होगी। इसी तरीके से हमारे पास ये चीज़ आपने समझ में आ गया होगा, हल्दी एक प्राकृतिक के अकॉर्डिंग आपने समझ ली। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखेंगे हम, देखेंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, हल्दी वाला आपको बताया था कि अम्ल के संपर्क में आएगा पीला, हल्दी क्षारक के संपर्क में आएगी तो लाल। इसी तरीके से एक लिटमस पेपर होता है, जैसे नीला लिटमस है, अम्ल के संपर्क में आ गया तो लाल हो जाता है, और लिटमस अगर क्षारक के संपर्क में आ गया तो क्या होता है, मतलब कि लाल, नीले वाला लिटमस तो लाल हो जाता है अम्ल के संपर्क में, और लाल वाला लिटमस क्षारक के संपर्क में नीला हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे ये दो क्लियर हो जाने एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। ये सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, संश्लेषित सूचक, मतलब कृत्रिम, अपन जो मानव बनाते हैं। मान लीजिए लिटमस तो आपको समझ में आ गया, लिटमस कैसा होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, मानव द्वारा बनाया जाता है, जैसे फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। अगर फिनोफ्थलीन को अम्ल के संपर्क में लाए गए तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, जैसा है वो वैसे रहना, रंगहीन। लेकिन क्षार के संपर्क में लाए गए तो गहरा गुलाबी या बैंगनी रंग का हो जाता है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज को, ये भी एक हमारे पास पदार्थ है, तो मेथिल ऑरेंज को अगर हम लान लगे तो अम्ल क्या होगा, लाल होगा। मेथिल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में लाल होगा, मेथिल ऑरेंज क्षारक के संपर्क में पीला होता है। तो ये आपके क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से, फिनोफ्थलीन का, मेथिल ऑरेंज का और लिटमस का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अम्ल में कैसे होते हैं, क्षार में कैसे होते हैं। तो आप इनको जरूर याद रख लेना कि तीनों के तीनों आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गंधीय सूचक, स्मेल वाले। अब मान लीजिए इन तीन को सूंघ के भी पता लगाना पड़ता है, तो सूंघ के लगाने के लिए पता हमने क्या करेंगे, ये चीज़, गंधीय सूचक का जिन पदार्थों का गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो ठीक है ना, तो गंध के अकॉर्डिंग अम्लीय में तो कुछ और होगी, क्षारक में कुछ और होगी, तो उनकी गंध बदल जाती है। जैसे प्याज का रस है, अम्ल में तो उसकी तीक्ष्ण मतलब तीव्र गंध आएगी, बहुत तेज मतलब तीव्र गंध आती है, लेकिन क्षारक में कोई गंध नहीं आएगी। समझना, ध्यान से नोट करने वाली बातें हैं। वनीला आइसक्रीम जो तुमने खाते हो, वनीला आइसक्रीम क्या, हाँ वही वनीला है ये। तो वनीला का मतलब कि अम्ल में समान होगा, जैसा मतलब कि मतलब उसकी गंध आती है, अम्ल में भी ऐसी आनी, और क्षारक में कोई गंध नहीं होगी, ठीक है ना। लौंग का तेल क्या होता है, लौंग का तेल अम्ल में जैसा तेल का महक आती है ऐसी महक आएगी, और क्षारक में कोई गंध नहीं आएगी, ठीक है ना। ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग हम क्लियर हो गए हमारे तीनों के तीनों सूचक। तो हम तीनों सूचकों को कवर करेंगे। एक नोट देखेंगे, दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की वस्तुओं में अम्ल, जो वस्तुएं हैं हमारे पास, जो रोज़मर्रा का मतलब रोज़ यूज़ होने वाली, जैसे सिरका है, सिरका का जो इसमें सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल या इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। क्लियर है कि इसके अंदर अम्ल कौन सा है, एसिटिक। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। मौसमी में या नींबू में सिट्रिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल दोनों हो सकते हैं, कोई सा भी। दही में क्या है, लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। इमली में या अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आप इन्हें कवर कर सकते हो, याद कर लेना ये, ताकि आपको आराम से मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते कि यहाँ पे विकल्प लगाए थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, तो ध्यान से नोट करना। आगे देखेंगे हम कि अम्ल और क्षार की मतलब कि रिएक्शन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण अभिक्रियाएं जो उनको समझेंगे, तो पहले हम अम्ल की करेंगे,
फिर क्षारक की करेंगे। तो अम्ल की सबसे पहले अम्ल के रासायनिक गुण करते हैं। रासायनिक गुण मैं कोई सी भी किताब के जब रासायनिक गुण कराऊंगा तो सबसे पहले समझना कि रासायनिक गुण होते क्या हैं, कि उनको कैसे कैसे आप कवर करोगे। ट्रिक वाइज समझना कि रासायनिक गुण का, कि वे रासायनिक गुण अगर जिसके भी उसने रासायनिक गुण कहा, मान लो अम्ल के कहा, तो अम्ल तो आना ही आना है। दूसरा तुम्हारी मर्जी है। तो दूसरा हम किसके साथ क्रिया कर रहे हैं? धातु के साथ। जिसके भी रासायनिक गुण तुम करोगे तो वो तो आएगा ही आएगा। जैसे अम्ल के कर रहे तो अम्ल तो आएगा ही आएगा। दूसरा तुम्हारी मर्जी का होगा कि जो जिसके साथ तुम कर रहे हो क्रिया। धातु के साथ कर रहे तो धातु आ गई। दोनों को जब क्रिया करोगे, अम्ल की क्रिया धातु के साथ करते हैं, इसके लिए तब लवण व हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो एक एग्जाम्पल लेके चला था मैं यहाँ पे, पहले धातु के साथ क्रिया का पहला लेके चला यहाँ पे कि है, ठीक है ना। तो HCl है, HCl मतलब अम्ल है कोई। इसकी जगह मैं H2SO4 भी ले सकूँ तो HNO3 भी ले सकूँ, तो कुछ भी ले सकता था। अम्ल कुछ भी ले सकते हो, धातु धातु कुछ भी ले सकते हो। मैंने बताया था जो प्लस वाली चीज़ होती है जिसपे EM वाला होता है, जैसे Na K सब धातु है। तो धातु को तुम क्या कहते हैं, जैसे जिंक ले लिया मैंने यहाँ पे, तो जिंक को मैंने क्या काम करा कि दोनों को रिएक्शन कराऊंगा, दोनों की क्रिया कराऊंगा। तो Zn के साथ क्या जाएगा, प्लस वाले के साथ माइनस वाला, तो Zn के साथ Cl चला गया, ZnCl2, ये तो बन गया लवण, ठीक। और H गैस निकल जानी, वो होगी H2। तो उनको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2, जिससे H के भी 2 हैं और Cl के भी 2 हैं। क्लियर। इस तरीके से आप कुछ और भी ले सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं दूसरा आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे NaCl अम्ल क्या है, अम्ल मैं HNO3 ले रहा, नाइट्रिक अम्ल HNO3, और धातु क्या ले लूँ, Na ले लूँ। तो मैं दूसरी रिएक्शन क्या बनाऊंगा, Na के साथ NONO3, तो NaNO3, तो सोडियम नाइट्रेट प्लस H का बन गया H2, नाइट्रिक अम्ल का। क्लियर है। तो H के 2 हैं तो 2 लगा देंगे मैंने यहाँ पे, जिससे NO3 के भी 2 होगी है। NO3 के अगर 2 होगी है तो मैं NO3 के 2 पूरे करने के लिए यहाँ 2 लगाऊंगा। Na के 2 होगी तो Na के 2 लगा दूंगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह के साथ रिएक्शन को, तो धातु के साथ क्रिया मैंने ये 2 करके दिखा दिया आपको। दूसरा पॉइंट है अधातुओं के साथ क्रिया। अधातुओं के साथ क्रिया समझते रहना, रिएक्शन है साथ क्रिया, ये जरा नोट कर लेना। इसमें कुछ बातें हमारे पास क्या है कि अगर अधातुओं के साथ क्रिया नहीं होती, मैं पेन चेंज कर लूँ जरा, अधातुओं के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि अम्ल जिससे बनता है, उसमें खुद अधातुएं होती हैं। क्लियर। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अधातु के साथ क्रिया नहीं होती है अम्ल की। अधातु के साथ क्रिया क्यों नहीं होती है, क्योंकि अम्ल जिससे बनता है या जिनसे बनता है उसमें खुद अधातुएं होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अम्ल के तो हो गए, एक और अगर आप अम्ल का रासायनिक गुण करना चाहो तो तीसरा तरीके से हम तीसरा रासायनिक गुण है धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, क्योंकि ये सब तुम्हारे जो मैं करा रहा हूँ ये सब तुम्हारी बुक के हैं, NCERT बुक के ही पूछे गए हैं। धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, तीनों पूछ रखे हैं, तो तीनों आपको करने ही करने होंगे। तो ये चीज़ करने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट्स आप पेपर में 2 भी देखा सकते हो, 3 भी देखा सकते हो, कि एक कह रहा धातु के साथ क्रिया, अधातु के साथ क्रिया, तीसरा धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। रासायनिक गुण पूछने लगे थे धातु के, अम्ल के। तो धातु कार्बोनेट मतलब कि हमारे पास एक तो अम्ल होना चाहिए और दूसरा धातु कार्बोनेट हो। तो आगे देखते हैं क्या बनेगा, देखेंगे। अम्ल अम्ल मान लीजिए मैंने यहाँ पे HCl ले लिया और धातु कार्बोनेट क्या लिया, धातु मतलब Na कार्बोनेट CO3 माइनस के 2 और ये प्लस के 1, तो Na2CO3 बनेगा। तो इनसे क्या बना हमारे पास, Na के पास C है, Na के साथ गया Cl, ये 2 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, 2 नहीं उठाते, तो Na पे प्लस का 1 Cl पे माइनस के 1 NaCl बन गया, प्लस H के साथ CO3,
H के साथ CO3 है तो HCO3 H2CO3, क्योंकि ये बन जाना 2 माइनस के यहाँ से ही आ गया H2CO3। अब ध्यान से देखना H2CO3 को मैं यहाँ पे कैसे कवर करूँगा। ये तो तुम्हारे नाम बनाने की, रिएक्शन बनाने के तरीके थे, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक O लेके इसे दे दूँ H2 को तो क्या बन जाना H2O बन जाना और प्लस CO2 बाहर निकल जानी। समझ में आ गया। तो तुम इसकी जगह ये दो लिखोगे तो बेस्ट लगेगा, मतलब जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया ना। H2CO3 को ना लिख के एक O तो H2 को दे दो, H2O CO2 अलग। तो इस तरीके से दो चीज़ें लिखी जाती है। तो हमारी रिएक्शन क्या बनी, हमारी रिएक्शन NaCl लवण बना, जल बना H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ का हमारा ये बन जाना। तो मेन रिएक्शन हमें समझ में आ गई होगी कैसे करी हमने ये। तो ये रिएक्शन आप उतार सकते हो ये वाले। क्लियर। आगे देखते हैं दूसरा भी अम्ल हमारे पास कुछ भी और भी हो सकता है, जैसे HNO3 हो सकता है, धातु कुछ और हो सकती है, कार्बोनेट तो पोटेशियम। तो इस तरह से हम रिएक्शन कर सकते हैं। तीन आपको हमारे पास अम्ल के रासायनिक गुण समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हम बिल्कुल क्षार का देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे इसको। क्षारक के रासायनिक गुण नंबर 1 धातु के साथ क्रिया, क्षारक प्लस धातु ये क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्षारक क्या है, NaOH ले लिया, धातु हम Zn ले लेंगे, तो Zn के साथ NaOH गया तो क्या रिएक्शन, लवण क्या बनेगा, तो सोडियम जिंकेट। Zn के साथ हमारे पास जिंकेट का फॉर्मूला ZnO2 होता है जिंकेट, और Na होता है सोडियम, तो इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ये लवण बन जाना। ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस तरीके से धातु के साथ क्रिया हम कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं अधातुओं के साथ क्रिया। देखते हैं दूसरे को। पहले तो हमने धातुओं के साथ क्रिया करी थी, सेकंड है अधातुओं के साथ क्रिया। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि पहले तो हमारे साथ क्रिया हो गई, जैसे अम्ल के साथ अधातु की क्रिया करने लगे थे तो तब तो हुई नहीं थी, रीजन भी आपको बता देता। अब देखते हैं अधातु के साथ क्रिया में कि पहले तो हम अधातु लेंगे प्लस क्षारक लेंगे, क्योंकि हम क्षारक के रासायनिक गुण कर रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, अधातु मान लीजिए Cl2 है, अधातु हमारे पास Cl2 प्लस क्षारक क्या है, जैसे क्षारक NaOH ले लिया, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, Na के साथ में गया Cl तो NaCl बना, मतलब लवण, और H के साथ में OH ही आएगा HOH। तो इधर तो क्योंकि प्लस वाला तो कुछ है नहीं, तो Na का तो बन गया Cl NaCl, और HOH से मतलब कि हमारे पास हमेशा क्या निकलता है, जल निकलता है। तो ये लवण, ये आपको थोड़ा समझना होगा इस तरीके से कि जब भी O और H वाला होता है वो जल ही निकालते हैं ज़्यादातर, तो ये जल। अधातु की क्रिया हमारे पास समझ में आ गई होगी। अधातु क्या है, हम कुछ और भी ले सकते हैं, क्षारक कुछ और भी ले सकते हैं, तो लवण और जल ही निकलेगा। क्लियर है, ये है क्षारक के रासायनिक गुण। अब ध्यान से सुनना कि जब हम अम्ल के साथ क्रिया करते थे, अम्ल वाला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रे, कि जब हम अम्ल के साथ क्रिया करते तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो उस गैस से हमारा क्या होता है, उस गैस का टेस्ट करना होगा। उस गैस का टेस्ट करके हमें बताना है कि उस गैस की पहचान कैसे होगी, टेस्ट करना है। तो मैं उस टेस्ट को समझाना है मैं, तो हाइड्रोजन का परीक्षण, टेस्ट को बोलते हैं परीक्षण करना। तो H2 हाइड्रोजन गैस का परीक्षण देखेंगे। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप मतलब पॉपकॉर्न नहीं होते हमारे खाने वाले पॉपकॉर्न, तो उसके जैसे साउंड आते हैं। तो देखते हैं जब बनते हैं साउंड ऐसे ही आते हैं बिल्कुल। तो हमारे पास एक प्रणाली है, उस प्रणाली के अंदर मैंने अम्ल लिया, अम्ल मतलब H2SO4 है, यहाँ पे HCl भी ले सकते थे। अब इसके अंदर एक धातु ली जिंक, जिंक के टुकड़े लिए मैंने। तो वो क्या है कि जिंक को लिया, अम्ल को लिया, धातु और अम्ल लिया, इस प्रणाली में रखा। प्रणाली को मैंने पकड़ा हुआ है एक स्टैंड की सहायता से। तो जब स्टैंड की सहायता से प्रणाली पकड़ी हुई है तो एक कांच की नली लगी हुई है जिसका सिरा एक काम बर्तन में लगा हुआ है। इस बर्तन के अंदर साबुन का पानी है। जब इसके अंदर से बुलबुले, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जा रहे हैं, वे बुलबुले क्या होंगे, इस पानी में तो मिलने के नहीं, पानी में जब नहीं मिले वे, घुलने के बाद भी तो घुले नहीं वे, तो वे ऊपर की साइड वायुमंडल में वाष्पित हो रहे हैं। तो ऊपर से हमने एक मोमबत्ती को पकड़ा हुआ है, वो मोमबत्ती को हमने इस तरह से पकड़ा हुआ है कि वो जल रही है। तो जलते हुए जब पॉप की मतलब कि जो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं उसकी जांच के लिए हमने मोमबत्ती लगाई। हम मोमबत्ती को देखते हैं कि ये बुलबुले जब इसके सामने आते हैं, जलती मोमबत्ती के सामने, तो पॉप जैसे साउंड, मतलब साउंड कैसे निकालते हैं, पॉप साउंड, पॉप साउंड, पॉप की आवाज़।
तो जब पॉप की आवाज़ निकालते तो इससे हमारी पहचान हो जाती थी पॉप का ये किसके बुलबुले हैं, हाइड्रोजन के। इससे पहले हमें पता नहीं कि वो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं कैसे बुलबुले हैं, तो वो पता कब चला जब वो पॉप की आवाज़ दे रहे होंगे, पॉप के साउंड, पॉप साउंड की। क्लियर है। आगे देखेंगे हम इसी तरीके से एक नया टॉपिक। लवण आपके बहुत सिंपल तरीका है, आपने अम्ल समझ लिया, क्षारक समझ लिया, बस इन दोनों को मिलाना और लवण प्राप्त करना। जब अम्ल और क्षारक को एक दूसरे के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण व जल बनता है। अब हमारे पास अम्ल क्या है, अम्ल लिया प्लस क्षारक लेंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास, लवण। लवण वो चीज़ होती है ना तो H प्लस रखता है ना H माइनस रखता है। जैसे आगे भी क्या निकलता है देखते हैं। अम्ल मैंने HCl ले लिया, क्षारक मैंने NaOH ले लिया, दोनों को मिलाया तो ना Na के साथ Cl, NaCl बन गया, और HOH मतलब H2O, तो वो जल बन गया। तो वे पदार्थ जो अम्ल व क्षारक के साथ क्रिया करने पर लवण बनते हैं। लवण मतलब ना तो H प्लस देते हैं ना OH माइनस होता है उनके अंदर। लवण के अंदर ना तो H प्लस है ना OH माइनस। समझ में आ गया। तो ये पदार्थ जिसमें H प्लस ना OH माइनस ना होते फिर क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। क्लियर। अम्ल कुछ भी ले सकते हैं, क्षारक कुछ भी ले सकते हैं, दोनों को मिला के लवण बन जाना है। लवण कुछ भी हो सकता है वो। आपको लवण समझ में आ गया होगा ये चीज़। इसके बाद इसी से बिल्कुल सेम इस डेफिनेशन को, जब ये उदासीन था, ना तो अम्ल और क्षारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव मतलब समाप्त हो जाना है, समाप्त होने पर तो वो चीज़ क्या कहलाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो बिल्कुल सेम उदासीनीकरण पढ़ेंगे हम। जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है। इस प्रक्रम को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक दोनों का ही प्रभाव समाप्त हो जाता है। मान लीजिए अम्ल है और क्षारक है, दोनों को मिलाऊंगा तो लवण व जल बनेगा। अब दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे जब बनेगा तो लवण बन गया, तो अम्ल ना तो अम्ल रहा ना क्षारक रहा, तो लवण बन गया, और लवण में प्रभाव उनका खत्म हो गया। तो उस चीज़ को बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमारे पास आज अम्ल, क्षार, लवण तीनों को मैंने समझा दिया। उनकी पहचान, तरीका, टेस्ट कैसे कर सकते हो, जो चीज़ गैर हाइड्रोजन का टेस्ट बताया है, ये सब चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड हम देखेंगे आगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो।